हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार आपका फिर से मेरे इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं लास्ट लेक्चर के अंदर फार्मेकोलॉजी का इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू यूनिट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एंटी माइक्रोबियल्स और एंटीसेप्टिक्स। इस यूनिट को आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो यूनिट है, इस यूनिट के अंदर आपको कंटिन्यू रिवीजन करना पड़ेगा। इस यूनिट के अंदर ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स को कि मतलब किस प्रकार के ड्रग्स है, एंटी माइक्रोबियल्स कौन सी ड्रग्स है, एंटीसेप्टिक ड्रग्स कौन सी है, सारी जितनी भी ड्रग्स हैं उनकी यूज़ क्या है, इसमें लिमिटेशंस है क्या, इसके अंदर हम किस प्रकार से इसको पढ़ना है, स्ट्रेटजी पूरी पढ़ेंगे इसके अंदर। लेकिन इसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि इसमें मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर आपको याद होगा। और ये चैप्टर रिवीजन मांगता है, वरना एक दिन पढ़ने के बाद 2 दिन अगर आप गैप दे दोगे, 4 दिन 5 दिन, तो ये चैप्टर भूल जाओगे। तो ये ड्रग्स है, जो ड्रग्स आपको कंटिन्यू याद रखनी है और कंटिन्यू रिवीजन करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है उसको एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स का मतलब ये होता है कि जो इनहिबिट कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उनकी जो ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, और इसी ड्रग्स को एंटी माइक्रोबियल्स या कहते हैं। इसमें मैंने डेफिनेशन लिखी है, दीज आर द ड्रग्स विच इनहिबिट। यहाँ पे दे रखा इनहिबिट या स्टॉप्स, या तो इनहिबिट कर देगा वरना रोक देगा द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई मेनली 2 मैकेनिज्म। 2 मैकेनिज्म के द्वारा जो क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो क्या कि ग्रोथ को रोका जाएगा। एक तो सियाटिक एक्टिविटी होती है, एक होता है स्टैटिक। सियाडल एक्टिविटी होती है। सियाडल एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, दीज इसके अंदर बैक्टीरिया को परमानेंटली किल कर दिया जाता है। इसके अंदर उसकी ग्रोथ को क्या कर दिया जाएगा, इनहिबिट या डिक्रीज कर दिया जाएगा। तो इसमें लिखा है कि किल कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। और दीज ड्रग्स मस्ट बी यूज इन पेशेंट विद इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेटस। जिन भी पेशेंट के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ऐसे पेशेंट को ये ड्रग्स देते हैं। इनके मतलब कि इनके अंदर की बैक्टीरिया या किसी भी वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया। ऐसी कंडीशन में ऐसी ड्रग्स या सियाडल ड्रग देंगे जो क्या करेगी, बैक्टीरिया को पूरी तरीके से कम्प्लीटली क्या हो, किल कर दे, मार दे, ना कि इसकी ग्रोथ को रोक दे। वरना ग्रोथ को रोक देगी तो एक टाइम के लिए तो ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन उसके बाद रेजिस्टेंस के बाद डबल स्पीड से बढ़ेगी। तो इससे अच्छा है कि ऐसी कंडीशन में जो सियाडल एक्टिविटी वाली जितनी भी ड्रग्स हैं वो देंगे, जो क्या करती है, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती है। और दूसरा होता है स्टैटिक ड्रग्स। स्टैटिक होते हैं जो इनहिबिट करती है, बैक्टीरिया ग्रोथ को इनहिबिट करती है, मतलब एक टाइम के लिए उसकी ग्रोथ को रोक देती है। रोकने के बाद जो ड्रग होती है वो अपना, जो अदर ड्रग देते हैं वो अपना वर्क करती है और इसको डिस्ट्रॉय करती है। नॉट कॉमनली यूज इन इम्यून कम्प्रोमाइज पेशेंट। इसमें कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या हो कि ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए इसी से हमारा काम हो जाता है कि बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक कर ही इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये तो था एंटी माइक्रोबियल्स का मतलब हो गया कि एंटी मतलब विपरीत माइक्रोब्स होते हैं, जो एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मारने के लिए किस प्रकार से मैकेनिज्म अपनाई जाती है। तो 2 मैकेनिज्म आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करें हम क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर के अंदर पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे थोड़ा ब्रीफ में, उसके बाद जितने भी इसके अंदर मेडिसिन आ रहे हैं उसको डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक मेडिसिन को। तो ये लेक्चर पूरा मेडिसिन पे चलने वाला है, इसलिए यहाँ आपको बहुत ही मल्टीपल टाइम रिविजन करना पड़ेगा, तभी क्या होगी कि ये जो मेडिसिन आपको मतलब मुख्य ज़बानी याद होगी कि भाई जब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा। तो इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के लिए आपको मल्टीपल रिविजन्स करने पड़ेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ना है। एक बार नहीं, इस चैप्टर को कम से कम 5-10 बार आपको रिविज़न करना ही पड़ेगा, तब आपको क्या होगा कि मेडिसिन पूरी याद होने लगेंगी। ये मेडिसिन का आपको पता है नाम बहुत ही हार्ड होता है, तो एक बार में तो याद ऐसी नहीं होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन इसके तो 5 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, कि पहला तो अगर इसके अंदर क्या बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी उसकी सिंथेसिस मतलब उसका निर्माण को इनहिबिट करने की वाली ड्रग्स होती हैं। मतलब एक जो ऐसी ड्रग्स देंगे जो सेल वॉल को ही क्या कर दे, उसके फंक्शन जो सिंथेसिस को क्या दे, इनहिबिट कर दे। और दूसरा होगा इसमें प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। अब जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है उसको रोक दे। ऐसी ड्रग्स भी आती है जो मतलब बैक्टीरिया को मारने की मतलब तरीके अलग अलग तरीके, उसी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। पहला तो होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को रोक दे, मतलब ऐसी कुछ ड्रग्स देंगे जो सेल वॉल की जो सिंथेसिस को रोक दे। तो सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होगा तो वो रप्चर होकर फट जाएगी जो बैक्टीरिया है वो। अगर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो इसमें डीएनए आरएनए जो इनकी ये नहीं बनेगी, तो इससे भी क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक होता है मेटाबॉलिज्म, एक एंटीफोलिक बोलते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, उसको ही मार देंगे मेटाबॉलिज्म के द्वारा। तो इससे भी क्या होगा, ये जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुकेगी। एक होता है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज होता है बैक्टीरिया के अंदर गायरेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है कि डीएनए के
इसको डबल करने के लिए काम आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ गायरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, तो यहाँ का डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा। रिप्लिकेशन नहीं होगा तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी ग्रोथ नहीं होगी, पैथोजन की ग्रोथ नहीं होगी। तो लास्ट है सेल वॉल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन मतलब सॉरी वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर काम करेंगे। वहाँ सबसे पहला सेल वॉल था, या सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसिस को रोक देंगे। तो इस प्रकार से 5 तरीके से बैक्टीरिया को हम मार सकते हैं। तो इसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। तो पहला था सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। तो इसमें क्या होता है कि बीटा लैक्टम रिंग होती है, बीटा लैक्टम रिंग होती है, और इसमें तो थाइजोलिन रिंग, इन दोनों को साथ में कंबाइंड होता है। ये किसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं दोनों रिंग। ठीक है, ये दोनों रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होगी, ये आपको मैंने बताया, आगे मैं बताऊंगा उसको डिटेल से। ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। तो अब यहाँ देखना, मैं हाईलाइट करते चलूँगा कि अलग अलग जगह मैंने ऊपर जो आपको एक्टिविटीज़ पढ़ाई हैं उनको ध्यान में रखना आपको। अब यहाँ बैक्टीरिया सीडल एक्टिविटी होती है, जो क्या करेगी, बैक्टीरिया किल करेगी। तो ऐसी जो हम जो सिंथेसिस इनहिबिटर, वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर दे रहे हैं, उसमें क्या होगा कि जो मतलब परमानेंटली बैक्टीरिया को किल करने वाली एक्टिविटी आप यहाँ अपनाएंगे। इफेक्टिव इन क्या रिप्लिकेटिंग बैक्टीरिया। जो हम सिंथेसिस वॉल जो ये दे रहे हैं ना, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर दे रहे हैं, मतलब इसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल को ग्रोथ होने से रोकने के लिए जो हम मेडिसिन दे रहे हैं, वो कहाँ इफेक्टिव ज़्यादा होगी, जहाँ बैक्टीरिया की ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। मतलब ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर मान लो कि कोई बैक्टीरिया की कॉलोनी बहुत स्पीड से डेवलप हो रही है, उस कंडीशन में हम जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को जो क्या करें, डिस्ट्रॉय करने वाली मेडिसिन या ड्रग्स देंगे, जो क्या करेगी, बैक्टीरिया सीडल एक्टिविटी अपनाएगी और इस कॉलोनी को परमानेंटली किल करेगी। तो वहाँ इफेक्टिव ज़्यादा होती है ये ड्रग्स, जो इस कैटेगरी में आती है। अब इसको किस प्रकार से होता है सॉरी, अब देखना, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अब क्या होगा कि इसमें सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा, मैंने मान लो एक पेशेंट को ड्रग दी और वो ड्रग जाके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो आप बोला एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल नहीं है। अब सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो गया, इनहिबिट हो गई, तो अब क्या होगा, वाटर जो सोल्यूट होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या इंटर करेगा, और इंटर करने से क्या होगा, लाइसिस ऑफ सेल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, लाइसिस मतलब वहाँ से रप्चर होकर फट जाएंगी। इस प्रकार से जो एक बैक्टीरिया को क्या किया जाएगा, मारा जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है। तो इस प्रकार से आप समझ गए। अब इसके अंदर जो मैंने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर बताया, उसके अंदर ड्रग्स आएंगी, कौन कौन सी ड्रग्स आएंगी वो पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ क्लास दी गई है कि बीटा लैक्टोम्स के अंदर कौन कौन सी आती है। पेलिसनिल हो गया, सिफिलोस्पोरिन हो गया, कार्बेपिनम हो गया, और मोनोबेक्टम हो गया। ये सारी की सारी ड्रग्स आती हैं इसके अंदर, बीटा लैक्टोम। और इसी लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे आगे। तो इसके अंदर ये क्या करती है, किस पे वर्क करती है। तो पेलिसनिल होती है, आपने हम आगे पढ़ेंगे, ग्राम पॉजिटिव पे वर्क करती है। सिफिलोस्पोरिन हो गया ग्राम नेगेटिव पे, कार्बेपिनम हो गया ग्राम पॉजिटिव, दोनों पे काम करती है। और मोनोबेक्टम होती है ग्राम नेगेटिव पे काम करती है। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है, कौन सी ड्रग किस बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है, उसी के बिहार पे हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। अब आपको पता है कि मान लो कि मैंने कल्चर करवाया और पता चला ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, या तो ये जो ग्राम पेनिसिलिन देंगे या कार्बेपिनम देंगे, क्योंकि दोनों पे काम कर रही है। तो इसलिए इफेक्टिव ज़्यादा ये होगी, ये तो बहुत पे काम कर रही है, तो पर्टिकुलर पे काम करने वाली देंगे। तो ये कल्चर के माध्यम से पता चलेगा। उसके बाद ही हम पता लगा पाएंगे कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। आपने पढ़ा होगा कि कई बार क्या होता है कि सॉरी, कई बार क्या होता है कि किसी ट्रिक के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। अब रेजिस्टेंस आने पे क्या होगा कि हम वहाँ क्या करेंगे कि बैक्टीरिया का कल्चर करवाएंगे, कल्चर करवा के देखेंगे कौन सा बैक्टीरिया यहाँ ग्रोथ कर रहा है, और जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हम देंगे। अब मान लो कि मैं यहाँ ग्राम नेगेटिव ग्रोथ कर रहा था और मैं पेनिसिलिन दे रहा था, अब पेनिसिलिन दे रहा था, वहाँ उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा और उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। तो अब इसी कंडीशन में हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने सर ये मैं एंटीबायोटिक ली थी और मेरा कोई मतलब रिलीफ नहीं मिल रहा है। तब वहाँ टेस्ट करवाएगा, कल्चर होगा आपका, मतलब सैंपल लिया जाएगा, वहाँ बैक्टीरिया है जो भी पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करवाएंगे, और उससे पता चल जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव बढ़ रहा है। तो फिर आपको ये मेडिसिन देंगे और हाई डोज में देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये रेजिस्टेंस था ये भी पूरा कम हो जाएगा, और उसके बाद इसमें रिलीफ भी मिल जाएगा। तो इसलिए इसको हम काम लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक होता है पेप्टिडाइज हो गया, इसमें होता है वेंकोमाइसिन होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए होती है, इस क्लास में आती है। फिर साइक्लोसेरिन हो गया, बैक्टीरियसिन हो गया, और क्या है, फॉस्फोमाइसिन हो गया। तो ये सारी की सारी हम आगे पढ़ेंगे। अब दूसरा हम क्लासिफिकेशन में बोल रहा हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। अब बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उनको इसको इनहिबिट करना है। वो क्या, ये इसमें कौन सी एक्टिविटी आती है, बैक्टीरिया स्टेटिक आती है। यहाँ देखना है आपको, आप याद रखना, यहाँ यहीं से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। देखना यहाँ बैक्टीरिया सीडल एक्टिविटी, बैक्टीरियो सीडल एक्टिविटी होगी, और यहाँ कौन सी है, बैक्टीरियो स्टेटिक ड्रग्स देंगे, मतलब जो क्या करेगी,
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करेगी या इनहिबिट स्टॉप करेगी। तो इसके अंदर ऐसे जो सिंथेसिस को हम क्या करेंगे, जो इनहिबिट इसको बैक्टीरिया की जो सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए हम दो तरीके की जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है। एक तो क्या होती है बाइंड टू 13S राइबोसोम पे बाइंड होती है, एक होती है 50S राइबोसोम पे बाइंड होकर इस एक्टिविटी को करेगी, प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकेगी। जो 13S राइबोसोम पे बाइंड होती है वो ड्रग होती है एमिनोग्लाइकोसाइड होगी, बैक्टीरियोसाइडल। अब मैंने आपको बताऊंगा, एक होता है टेट्रासाइक्लिन हो गई, 15S पे बाइंड होने वाली हो गई, क्लोरामिफेनॉइल हो गई, मारियोलाइड्स हो गई, मैक्रोलाइड्स बोल सकते हैं इसको, सॉरी मैक्रोलाइड्स हो गई, और सिलिंडेमाइसिन हो गई, क्विनोस्प्रिन हो गई, क्विनोप्रिसिन हो गई, और हो गए लिनिजोलिड होगी। ये सारी ड्रग्स होती हैं। इन ड्रग्स को आपको नाम याद रखने हैं। यहाँ पे क्या कि कई बार ये जो नर्सिंग के अंदर हम देखते हैं कि इस प्रकार की 2 या 3 ड्रग आती है, सेम नाम आता है, कुछ थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है। तो अब मैं पढ़ लूँ कुछ और, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वहाँ गलती हो सकती है, इसलिए इसको आराम से आपको देख के पढ़ना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, मैंने यहाँ बोला प्रोटीन जो सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग होती है वो बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, ठीक है, ये बोला। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि ये बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी होती है। ये जो वाली जो मेडिसिन है वो क्या करेगी, बैक्टीरिया को किल करेगी। तो जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा एक्सेप्शंस भी ज़्यादा आते हैं। अब मान लो ये वाली इसकी नेचर थी, सारी की सारी आपको पता है कि बैक्टीरियो सिंथेसिस ड्रग होती हैं, वो सारी की सारी बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, आपके दिमाग में ये था। लेकिन ये एक अपवाद, इसको ध्यान में रखोगे, वहाँ ऑप्शन में ये दे देगा 4-3 ऑप्शन ये दे देगा, तो आपको तो लगेगा ऑल ऑफ दिस सारा के सारे सही है, तो जबकि आंसर ये जा रहा है। ये से मैंने ऊपर बताया था कि देखो ये रही मोनोबेक्टम, इसी में बताया था ना मैंने आपको। हाँ ये रही मोनोबेक्टम ग्राम नेगेटिव होती है, इसके अंदर आगे आएगा, सॉरी हाँ इसमें आ गया, नहीं रहा, ये रहा दोनों आ गए। अब इसमें देखना, अब मैंने सेकंड क्लासिफिकेशन बता दिया, आपको समझ में तो आ रहा है ना पूरा का पूरा, मतलब रिलेट करते हुए चलना, मैं कंपेयर करवा रहा हूँ, जबकि मैं आगे सीधा से नहीं बढ़ रहा है कि एक चीज़ों को कंपेयर करवा रहा हूँ, वहाँ से डाल एक्टिविटी हो रही है, यहाँ बैक्टीरियोस्टेटिक में 2-3 को बोलूँगा तो आपके माइंड में ऐसे कुछ 70% तो कैप्चर हो ही जाएगा। फिर होता है तीसरी होती है एंटी मेटाबॉलिज्म या एंटी फोलेट होती है। अब क्या करते हैं कि जो एंटी मेटाबॉलिज्म जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया नहीं है, मैं बैक्टीरिया बोल सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने मेटाबॉलिज्म को कई बार चेंज कर लेते हैं और फोलिक एसिड का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस कारण क्या होता है, उसको मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आ जाता है। तो उस मेटाबॉलिज्म को क्या करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, तो उसको क्या करने को मारने के लिए हम एंटी का काम करेंगे, एंटी मेटाबॉलिज्म में एंटी फोलिक एसिड का यूज़ करेंगे। तो ऐसी ड्रग्स होती है सल्फेनोमाइड हो गई, कोट्रीमोक्सेजोल हो गई, और एक हो गया पायरीमिथामाइन हो गई। अब इसमें अपवाद ये है कि देखो मैंने हर चीज़ यहाँ लिखी, ए बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, ठीक है, तो ये भी मैंने बैक्टीरियोस्टेटिक बताई, लेकिन यहाँ अपवाद है बैक्टीरियोसिडल एक्सेप्शन जो ऊपर दिया गया है, मैं यही बता रहा था बाहर आपको, इसमें ये एक्सेप्शन है, इसमें ये एक्सेप्शन है। तो ये आपको याद रखना है, और ये आप 5-10 बार इसको मल्टीप्लाई रिवीजन करोगे तो अपने आप आपके कंटिन्यू आ जाएगा, कि रिदम में आ जाएगा, बोलते ना कि हाँ ठीक है। एक बार रिवाइज करोगे तो आपको पहली बार आप इस चैप्टर को पढ़ोगे 2 घंटे लगेंगे, फिर आपको 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटा, फिर मतलब कंटिन्यू एकदम रनिंग फॉर्म में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है, तो एकदम स्पीड से याद होने लग जाएंगे। इसके लिए आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसके बाद बात करते हैं डीएनए गायरेज इनहिबिटर, जो चौथा क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या करेंगे, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गायरेज एंजाइम होता है ना, उस गायरेज एंजाइम को ही हम क्या करते हैं, इनहिबिट कर दें, या उसकी ग्रोथ को रोक दें, या उसको किल कर दें, तो ये रिप्लिकेशन नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया रिप्लिकेशन नहीं करेगा, तो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक टाइम के बाद। ये लाइफ साइकिल तो होता ही ना इसका, मतलब इतने टाइम तक ये जिंदा रहेगा, उसके बाद इसे ऐसे डैमेज हो जाएगा, या मेडिसिन के द्वारा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, गायरेज के द्वारा इसको क्या करेंगे, जैसे डीएनए था, ये गायरेज का क्या काम करता था, गायरेज यहाँ से इसको डीएनए को खोलता था, ओपन करता था, ओपन करने के बाद यहाँ दूसरा डीएनए फॉर्म होने के बाद यहाँ से कट होकर 2 डीएनए बन जाते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, हमको इस गायरेज को नहीं रखेंगे तो ये वाली प्रोसेस ही नहीं होगी, ये नहीं होगी तो आगे का कोई प्रोग्राम नहीं होगा। और इसमें याद रखना है बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी होती है इसके अंदर। अब मैं इसलिए आपको बार बार रिलेट करा रहा हूँ, क्योंकि देखना आपकी जो बीटा लैक्टोन थी ना, ये रही, इसमें बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी थी। अब यहाँ बैक्टीरियोस्टेटिक थी प्रोटीन वाले में, और एंटीबायोटिक में प्रोटीन स्टेटिक, सॉरी बैक्टीरियोस्टेटिक थी, और 2 अपवाद थे, आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ें। और ये जो डीएनए गायरेज होता है, ये बैक्टीरियोसिडल होता है, मतलब इसके अंदर पूरे के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाएगा। बट दीज ड्रग्स इनहिबिट गायरेज एक्टिविटी एंड डीएनए फॉर्मेशन स्टॉप। मैं यही बोल रहा था, गायरेज की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, तो डीएनए फॉर्मेशन नहीं होगा, रुक जाएगा, ये चीज़ बोली गई है। अब इसके अंदर 2 ड्रग्स आती है, फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गई, एक होती है
लेनिडिक्सिन लेनिडिक्सिक एसिड हो गया, ये दोनों मेडिसिन आपको याद रखनी। ये आपको ये ड्रग्स का ये काम करना है कि ड्रग्स आ रहे हैं, ड्रग्स को एक फ्लो चार्ट बना के, जो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन लगा के आप एक फ्लो चार्ट बना लेना इस प्रकार से। फिर यहाँ पर सारा का सारा क्लासिफिकेशन है लेके आपके फ्रंट टेबल के सामने चिपका लेना, ताकि आपको क्या हो कि कंटिन्यू आपके सामने चीज़ें रहेंगी तो रिकॉल होती रहेंगी और ज़्यादा मतलब लंबे समय के लिए याद रहेगी। तो ये चीज़ आपको करनी है, मैंने एक पॉइंट वाइज पढ़ा है ना, तो आपको एक टेबल फॉर्म में इसको बनाना है और बना के आपकी टेबल पे हिस्ट्री टेबल पे चिपकाना है। ये काम आपका है, ठीक है, ताकि सारी की सारी ड्रग्स क्या फ्लो में आ जाए और याद हो जाए। फिर बात करता हूँ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, जो इसकी जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर काम करेंगे और इसमें क्या करेंगे, बैक्टीरिया शिडाल एक्टिविटी हुई। तो ये चीज़ें याद रखना, बैक्टीरिया शिडाल एक्टिविटी होगी, इसमें होता है पॉलीमिक्सिन हो गया और ये हो गया डेप्टोमाइसिन। तो ये दो ड्रग्स आ गई जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर काम करेगी, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की ग्रोथ को कम करेगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, सेल वॉल में होता है बैक्टीरियोसिडाल एक्टिविटी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस में बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, फिर मेटाबॉलिज्म के अंदर बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, फिर गायरेज के अंदर बैक्टीरियोसिडाल होती है और फिर सेल मेम्ब्रेन में बैक्टीरियोसिडाल होती है। तो तीन के अंदर बैक्टीरियोसिडाल है, गायरेज इनहिबिट में, सेल मेम्ब्रेन में और सेल वॉल में। इन तीनों के अंदर क्या है कि बैक्टीरियोसिडाल एक्टिविटी हो रही है और जो बीच में दो बची प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म, इनके अंदर बैक्टीरियोस्टेटिक है। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे और इसके बाद आपको यहाँ दो अपवाद याद रखने। तो ये यहाँ से 5 से 10 6 क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से, मतलब घुमा फिरा के बना सकता है अगला। तो ये क्लासिफिकेशन से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इन चीज़ों को याद रखना है। अब हम इसी चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे कि ये दोबारा से एक एक ड्रग को पढ़ेंगे। अब हमारा काम क्लासिफिकेशन हो गया, हम एक एक ड्रग को उठाएंगे और इसका रिसोल्यूशन लिमिटेशन देखेंगे, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, कि मतलब रेजिस्टेंस किस प्रकार से आता है। कैन भी आइदर हो सकता है, नॉर्मली भी हो सकता है, रिक्वायर भी हमें मिल सकता है, मतलब रेजिस्टेंस आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखना कि नेचुरली जो रेजिस्टेंस होता है क्लेंडेडा क्रूसी एक जो स्पीसीज होती है उसके अंदर रेजिस्टेंस देखा गया नेचुरली होता है। जो ये इस जो मेडिसिन है ग्लूकोनेडोजोल हो गया, ये जो मेडिसिन है इसके कारण नेचुरली अपने आप ही पता नहीं है कि किस कारण से आ रहा है, मतलब नेचुरली इसमें क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ याद ध्यान रखनी कि नेचुरली भी रेजिस्टेंस आता है। अगर ऑप्शन दे दी कि ये मल्टीपल क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या होगा, पढ़ोगे तो अभी पता चल जाएगा। आप बोल देगा नेचुरल रेजिस्टेंस कौन सी स्पीसीज में आता है, तो ये स्पीसीज ऑप्शन में होगी, तो आपको ये टिक करना है। और कौन सी मेडिसिन के कारण आता है तो ये भी लिखना है आपको, ग्लूकोनेजोल हो गया, ठीक है। इस मेडिसिन को आपको वहाँ लिखना है। इसके बाद करता हूँ सेकंड होता है एक्वायर रेजिस्टेंस। ये मोस्ट कॉमन यही होता है, हम एक्वायर्ड कर लेते हैं किसी ना किसी प्रकार से। अब मैंने मान लो कि 5 दिन मेडिसिन ली फिर बंद कर दी एंटीबायोटिक, तो उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। वो किस किस प्रकार से आ सकता है, वो एंजाइम में हो सकता है, या उसकी टारगेट साइट होती है वो चेंज हो जाएगी, या मेटाबॉलिज्म में बैक्टीरिया का चेंज हो जाएगा, या डिक्रीज होता है परमिबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि जो एक्वायर्ड जो रेजिस्टेंस होता है, इट मीन्स अर्ली द बैक्टीरिया वाज सेंसिटिव। मतलब पहले तो मैंने मेडिसिन जैसे स्टार्ट की थी तो उस टाइम तो सेंसिटिव था, लेकिन बट द ड्रग लेटर डेवलप रेजिस्टेंस, उसके बाद उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जैसे कि मैंने मेडिसिन को लेना बंद किया तो उसके विपरीत क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगा कि अब उससे ड्रग से बैक्टीरिया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो किसी ना किसी चीज़ में चेंज कर लेगा, मतलब अपने एंजाइम को चेंज कर लेगा। अगर मान लो एंजाइम के कारण डिस्ट्रॉय हो रहा था तो एंजाइम में चेंज ले आएगा। अगर उसकी मान लो कोई ड्रग थी वो उसके टारगेट साइड पे काम करी तो उसने अपने बाइंडिंग साइड को चेंज कर लेगा। अगर मान लो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म के कारण वहाँ उसका डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रॉय हो रहा था माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो अपने मेटाबॉलिज्म को चेंज कर लेगा, ठीक है। अगर मान लो उसकी परमिबिलिटी के कारण हो रहा था कि मान लो कि उसकी परमिबिलिटी कम थी और ड्रग आसानी से आ रही थी, और जैसे मैंने बंद की तो बैक्टीरिया ने देखा कि ये ड्रग तो मेरे अंदर आसानी से आ रही, तो वो कुछ ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म लाएगी कि उसके अंदर कोई अलग तरीके की मेम्ब्रेन बना देगा या कुछ भी कर लेगा कि ताकि ड्रग अंदर ना पाए। इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अपने को किसी से बचाने की टेक्निक होती है। ये हमारे अंदर भी होता है कि मान लो हमारे पीछे कोई कुत्ता दौड़ता है तो हम भी उससे बचने की कोशिश करते हैं, वो हमारा रेजिस्टेंस है। अब मान लो कि मैं गली के अंदर जा रहा था और कुत्ते ने काटा मेरे को। सबसे पहले मुझे पता नहीं था कि इसके काटने से क्या हो गया, मेरे पास आया नॉर्मली और मैं भी जा रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरे को उसने काट लिया, ठीक है। मैं मेडिसिन ली, ठीक सही होगा। अब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो मेरे को जो भी जैसे कुत्ता दिखाई देगा तो मैं उधर से जाऊँगा या साइड से जाऊँगा, ये रेजिस्टेंस है ना मेरे में। इसी प्रकार से मेडिसिन में भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी में भी होता है कि वो भी बचना चाहते हैं ना, अपना जीवन बचाना चाहते हैं कि ये मेरे को मार रहा है
तो डिफेंस मैकेनिज्म अपनाएंगे कि किस प्रकार से बचना है, तो ये बचने के तरीके मैकेनिज्म। अब बताओ मैकेनिज्म ऑफ एक्वायर रेजिस्टेंस, मतलब इन से वो रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेगा। पहला एंजाइम क्या कह रहा है, डेवलप ऑफ इनएक्टिविटी एंजाइम। पहले क्या हो रहा था कि एक एंजाइम फिर ड्रग आके वर्क कर रही थी और उस एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर रही थी। अब बैक्टीरिया को पता चल गया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन को पता चल गया कि इस एंजाइम के कारण मेरे को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव फॉर्म में वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो डेवलप ऑफ इनएक्टिव एंजाइम लीड्स टू रेजिस्टेंस, इसे रेजिस्टेंस आएगा बॉडी के अंदर। अब यहाँ ड्रग है, एमिलोग्लाइकोसाइड हो गई, बीटा लैक्टोन हो गई, क्लोरेम फिनिलनिकोल हो गया, ये ड्रग होती है। इनके अंदर क्या हो गया कि एंजाइम के कारण रेजिस्टेंस देखा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी होती है अल्टर ड्रग टारगेट। अब क्या करेगी, जो मान लो कोई ड्रग थी, वहाँ बैक्टीरिया के जो कोई भी एक बाइंडिंग साइट थी वहाँ पर जाकर वर्क कर रही थी। अब बैक्टीरिया को पता चल गया तो वो क्या कर देगा, अल्ट्रेशन कर देगा, उस साइट को चेंज कर देगा। तो बैक्टीरिया चेंज द टारगेट ऑन विच और ड्रग आउट, जहाँ से वो ड्रग उस पर रिएक्शन कर रही थी तो साइट को चेंज कर देगा। तो इसके अंदर दो आते हैं, मर्सा वर्सा और फ्लोरोक्विनोल्स। तो इसमें मर्सा के अंदर आ गया मीथेसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ और ओरियस, और इसमें होगा वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफ ओरियस। ये दो इसके अंदर एग्जाम्पल है, एक होता है फ्लोरोक्विनोलोन्स हो गया। अब इसके बाद थर्ड में बात करते हैं अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म। अब वो क्या करेगी, मान लो कोई ड्रग थी, उसके बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करके उसको डिस्ट्रॉय कर रही थी। अब वो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना मेटाबॉलिज्म को चेंज कर लेगा। तो बैक्टीरिया स्टार्ट यूजिंग परफॉर्म फोलिक एसिड। मैंने ऊपर एंटीफोलिक मैंने लिखा था, आपको याद हो तो। ये चीज़ें मैं इसीलिए बार बार एंटीफोलेट लिखा है, मेटाबॉलिज्म एंटीफोलेट इसलिए लिखा कि ये क्या करेगा। अब मान लो कि मैं सोच रहा था कि ये बैक्टीरिया है कि इस दवा से मर रहा है, मतलब ये ड्रग दे रहा हूँ तो मर रहा है। अब मैंने वो ड्रग ले ली, 5 दिन ली, तो वो बैक्टीरिया मर रहा था, ठीक है, और मेरे को रिलीफ मिल गया और मैंने ड्रग कर दी बंद। अब मैंने जैसे ड्रग बंद की, अब नेक्स्ट टाइम बैक्टीरिया ने क्या सोचा कि ये ड्रग मेरे इस मेटाबॉलिज्म पे काम कर रही है, तो वो वहाँ मेटाबॉलिज्म में फोलिक एसिड यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। और तो आप दूसरी टाइम वो ड्रग देंगे तो उस फोलिक एसिड को नहीं मार पाएगी, तो यहाँ दूसरी ड्रग देनी पड़ेगी। इसीलिए इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें बोलते हैं जो मान लो कि सल्फोनेमाइड दे रहा था, सल्फोनेमाइड क्या कर रही थी, उसकी मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय करके उस बैक्टीरिया को मार रही थी। या पैथोजन में बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पैथोजन की बात हो रही है यहाँ पर, स्पेसिफिक बैक्टीरिया की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसको मार रही थी, तो उसने क्या किया, उसके बाद फोलिक एसिड को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद ये ड्रग वहाँ एक्शन नहीं करेगी तो अदर ड्रग देनी पड़ेगी, यही रेजिस्टेंस होता है। डिक्रीज परमिबिलिटी, अब होता है सीन इन इम्यूनोग्लाइकोराइड होता है, ये इसके अंदर देखा गया। इस ड्रग के अंदर क्या होता है कि परमिबिलिटी, मान लो कोई भी ड्रग थी, उसने अपनी परमिबिलिटी चेंज की, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपनी परमिबिलिटी चेंज कर ली, तो ड्रग वहाँ एक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये इसी ड्रग के अंदर ये देखा गया कि इसमें एंटी रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मैंने बता दिया कि जो माइक्रोब्स होते हैं इसमें किस किस प्रकार से रेजिस्टेंस आ सकता है। तो मैंने दो चीज़ें पढ़ाई आपको, क्लासिफिकेशन 5 टाइप के होते हैं, सेल वॉल, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म, फिर ये गायरेज और सेल मेम्ब्रेन, ये 5 तो ही बताए। और फिर मैंने ये जो बताया एंटी माइक्रोबियल हो गया, इसमें 2 हो गए, नेचुरल एक्वायर। नेचुरल के अंदर स्पीशीज याद रखनी है आपको, ये कौन सी ड्रग के कारण होती है। फिर एक्वायर के अंदर किस प्रकार से एक्वायर करते हैं, पहले तो इनएक्टिव सेंसिटिव होता है, फिर वो क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जाता है, क्यों होता है, एंजाइम के कारण, ड्रग टारगेट के कारण, मेटाबॉलिज्म के कारण और परमिबिलिटी के कारण। 4 ये चीज़ याद रखनी है। तो बार बार रिकॉल करोगे इन चीज़ों को, अपने आप याद हो जाएंगी, बहुत ईजी लगेंगी इसके बाद आपको। इसके बाद करता हूँ ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि कोई जो स्पीशीज़ होती है ना, अब जैसे कि मान लो कि किसी पेशेंट को कोई कोरोना हुआ, मैं अपने आप को एक ऐसा ऑर्गन मान रहा हूँ, या हमारी इम्यूनिटी होती है किस बेसिस पे काम करती है। अब जैसे कि मान लो कि कोरोना हुआ किसी को, अब कोरोना फर्स्ट टाइम जैसे बॉडी के अंदर इंटर होगा तो हमारी बॉडी क्या होगी, वीक पड़ेगी, और उसके प्रति मतलब डिफेंस में क्या करेगी, लड़ नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे पास उसकी एंटीबॉडी नहीं। लेकिन जैसे मान लो कि मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और मेरे में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हुई धीरे धीरे, और इम्यून जो सिस्टम होता है वो एक्टिव हुआ, और फिर मैंने कोरोना को मार दिया, तो अब मेरी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडी बन चुकी है। सेकेंड टाइम अगर वो आएगा तो मैं क्या करूँगा, उससे अब पहले बिना मेडिसिन के मैं उससे डिफेंस कर लूँगा और कोरोना को एंटर नहीं होने दूंगा। अब ये जो एंटीबॉडी बढ़ी है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रेवल करेगी, इस जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी जाएगी ना, इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। ये 2 प्रकार से हो सकता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। एक होता है हॉरिजॉन्टल मतलब कि एक सेम स्पीशीज़ के अंदर ट्रांसफ़र होगा। मान लो कि फैमिली के अंदर किसी एक बंदे को कोरोना हुआ तो वो सेकंड को भी होगा।
वो थर्ड को भी होगा। ये ट्रांसफ़र हो रहा है ना। रेजिस्टेंस की, मैं रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, एग्जांपल बता रहा हूँ। अब वो कोरोना तो वो जनरेशन में भी ट्रेवल करेगा, लेकिन यहाँ बात होगी एंटीबॉडी बन गई, तो एंटीबॉडी बनने पर ही ये जो रेजिस्टेंस होता है वो ट्रेवल करता है। अब देखना वर्टिकल ट्रांसमिशन होगा, द ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन दिस अकर बाई म्यूटेशन, मतलब उत्परिवर्तन बोलते हैं। मतलब कोई ऐसे चेंजेस आते हैं डीएनए के अंदर, या जो हमारे जो डीएनए मेनली जो डीएनए होता है क्रोमोसोम, इनके अंदर ऐसे परिवर्तन उत्परिवर्तन होते हैं, म्यूटेशन के कारण होता है। म्यूटेशन होता है कि नॉर्मली परिवर्तन, ग्रेजुअली परिवर्तन चलता है, मान लो कि स्टेप बाय स्टेप ही परिवर्तन चल रहे हैं, और एक अचानक से हो गया, वो परिवर्तन होते हैं, उनको बोलते हैं म्यूटेशन। तो ऐसी कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस क्या करेगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जाएगा। और एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम, इसमें वो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया इन द सेम जनरेशन। सेम जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होगा, एक ही, मतलब समझ रहे हो ना, कि एक ही परिवार के लोगों में। इसमें एग्जांपल दिया इस प्रकार से। ये कितने प्रकार से होती है मेथड है। कॉन्जुगेशन मेथड होता है मोस्ट कॉमन मेथड। ये कॉन्जुगेशन मतलब होता है फिजिकल टच। मान लो एक बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया से टच हुआ, एक बैक्टीरिया दूसरे टच हुआ, तो इसने अपना जो रेजिस्टेंस था इसको दे देगा, वो अगले को दे देगा। एक होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के अंदर होता है हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के द्वारा ये वेक्टर के रूप में काम करेगा ट्रांसडक्शन। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन द फ्री ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो इससे इन्वायरमेंट के द्वारा दूसरी बैक्टीरिया तक जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल मतलब रेजिस्टेंस हो रहा है ट्रांसफर। ठीक है, अब आगे बात करेंगे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। अब मैंने बोला था क्लासिफिकेशन मैंने पहले आपको पूरी की पूरी मेडिसिन से बताऊँ, अब उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब जो मैंने पहला पॉइंट यहाँ बताया था ना आपको, ये वाला, आपको घबराना नहीं। यहाँ मैं इस लेक्चर में आपका 4-5 बार तो रिवीजन मैं ही करवा रहा हूँ, और आपको करना है 5-10 बार। तो इसमें मैं आगे बात करता हूँ। मेरा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब अब जो इसके अंदर जो ड्रग्स आ रही थी ना वो पढ़ेंगे। इसमें पेनिसिलिन पढ़ा हमने, सिफिलोस्पोरिन पढ़ा, कार्बेपिनेम पढ़ा, और मोनोबेक्टम पढ़ा। ये ड्रग्स पढ़ी। अब इसके अंदर बात करता हूँ बीटा लैक्टोम्स के अंदर आ रही थी लैक्टोम्स। तो इस जो क्लास के अंदर ये इतनी ड्रग्स आ रही थी, इसमें क्या चीज़ है, बीटा लैक्टोम क्या है। बीटा लैक्टोम एक रिंग होती है, एक इसके पास अदर रिंग होती है, इसको बोलते हैं बीटा वन और सेकंड रिंग होती है। जो बीटा वन होती है वो तो सब में क्या होती है, सेम होती है, लेकिन जो सेकंड रिंग होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी। ठीक है, डिफरेंट होती है बीटा लैक्टोम। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, कंपटीशन एग्जाम में देखे गए, इसलिए ही मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इन सब के अंदर क्या हो रहा था कि जो सेकेंडरी रिंग थी ना वो डिफरेंट थी, लेकिन इसमें तो होती ही नहीं है, एब्सेंट होती है। एब्सेंस ऑफ जो बीटा लैक्टोम होती है ना, तो एब्सेंस इन वैसे मोनोबेक्टम, जो सेकेंडरी जो रिंग होती है मोनोबेक्टम एब्सेंट होती है। इस चीज़ को याद रखना आपको, ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आती है कंपटीशन में, आपको आगे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब पेनिसिलिन हो गया, ये सिफिलोस्पोरिन और कार्बेपेनम हो गया, ये ड्रग्स हो गई सारी की सारी। इनमें तो सेकेंडरी रिंग डिफरेंट होती है, ये तो सब में कॉमन है, पहली वाली तो ये हो गया। अब बात करेंगे पेनिसिलिन की। पहली ड्रग्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेनिसिलिन क्या होता है, इसके क्या क्या लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी, फिर इन लिमिटेशंस को हम किस किस प्रकार से सही कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम डिवाइडेड इनटू, अब स्पेक्ट्रम के आधार पर देखेंगे कि इसका स्पेक्ट्रम इसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे पेनिसिलिन जी बोलते हैं, पहली पेनिसिलिन जी, इसका दूसरा नाम होता है बेंजाइल पेनिसिलिन हो गया। तो दोनों नाम है। इन पहली ड्रग इस पेनिसिलिन के अंदर ये आती है। ये पूरी क्लासेस की सब क्लासेस हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो पेनिसिलिन जी है या बेंजाइल पेनिसिलिन है, इसमें सबसे पहले हम लिमिटेशन देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशन है, कहाँ कितनी लिमिट तक काम कर सकती है ड्रग। तो इसमें देखा कि नॉट इफेक्टिव ओरली, कि ये ड्रग थी पेनिसिलिन जी, इसको मैं ओरली नहीं ले सकता क्योंकि एसिड लेवल होती है। एसिड लेवल बोला गया कि मतलब एसिड के अंदर जाके टूट जाएगी। जैसे मैंने ड्रग को लिया, ये स्टमक में जाएगी, स्टमक में पहले से एसिडिक इन्वायरमेंट था, अंदर जाके यहीं डिस्ट्रॉय हो गई, तो आगे तो जा ही नहीं पाएगी। ये लिमिटेशन है इसकी, ये काम नहीं कर पाएगी। अब दूसरी होती है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग इसलिए बोला गया, मैंने आपको फार्मेकोलॉजी के अंदर जो ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन पढ़ाया था उसके अंदर ये आप पेनिसिलिन का एग्जांपल देखिए, शॉर्ट एक्टिंग के बारे में मैंने बात भी की थी, आपको याद हो तो। ठीक है, अब यहाँ देखना उसमें क्या था कि शॉर्ट एक्टिंग थी, इसकी सेकेंड इसकी लिमिटेशन है कि ये छोटे समय के लिए काम करती है। अगर मैंने पेनिसिलिन को अकेले मान लो मैंने
आईवी या किसी भी रूट के द्वारा मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया। पहली बात तो ये लेबाइल थी। अगर मैंने मान लो ब्लड के अंदर पहुँच गई, अब वहाँ पहुँच गई तो ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा वहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर यूरिन के द्वारा पास आउट हो जाएगी। अब पास आउट हो गई तो अब क्या ही करोगे, इसमें ब्लड में तो रही नहीं, फंक्शन कर नहीं पाए, शॉर्ट एक्टिंग हो गई। छोटे समय के लिए ब्लड में रुकती है, तो कम समय के लिए कोई चीज़ रुकती है तो उतना ही काम करेगी जितनी देर बॉडी में, तो शॉर्ट एक्टिंग ये दूसरी लिमिटेशन है। तीसरी होती है नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब छोटे स्पेक्ट्रम में काम करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है तो छोटे स्पेक्ट्रम में काम करेगी, बड़े ब्रॉड पे तो कर ही नहीं पाएगी। और चौथी है रेजिस्टेंस, इजीली, इसमें आसानी से रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। और एक होता है एलर्जी, और इससे एलर्जी भी होती है पेनिसिलिन जी से। अब ये जितनी भी मैंने सारी की सारी ये पढ़ी है लिमिटेशन, अब इनका हम सेकेंडरी सॉल्यूशन देखेंगे, इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, कि इसको नॉट इफेक्टिव, मतलब इसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, इसको लॉन्ग कैसे कर सकते हैं, इसको ब्रॉड कैसे कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के जो इजीली हो इसे कैसे रोक सकते हैं, एलर्जी को कैसे रोक सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ आपको पढ़ाऊँगा एक एक करके। तो पहली तो एसिड रेजिस्टेंस या ओरल पेनिसिलिन होती है। इसको मैं रेजिस्टेंस को कम, मतलब इफेक्टिव बनाने के लिए जो अलग जो ड्रग्स बनाई गई वो दूंगा। इसमें एग्जांपल है वोदका सॉरी एग्जांपल क्या, ट्रिक है वोदका, याद रखना है। वोदका मैंने हाल ही की ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वोदका की। अब वोदका के अंदर बात आ गई, सबसे पहले वी सी हो गया, पेनिसिलिन हो गया वी, पेनिसिलिन वी ये होती है, ये क्या होती है कि इफेक्टिव होती है, एसिड लेबाइल नहीं होती। तो ये क्या होगी, आसानी से हम ले सकेंगे, तो ये लॉन्ग, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं होगी। एक तो है ऑक्जासिलिन हो गई, ये भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। एक तो है डिक्लोजेक्सिन हो गई, ये भी नहीं होगी। एक तो क्लोजेक्सिनिलिन हो गई। फिर होता है एम्पिसिलिन हो गई, ओक्सिसिलिन हो गई, एम्पिसिलिन और एमोक्सिलिन हो गई। ये जितनी ये ड्रग है ना, ये एसिड लेबाइल नहीं है, एसिड लेबाइल नहीं है, मतलब एसिड के अंदर जाके डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये हमारी स्टमक में जाके आगे ब्लड में चली जाएगी। तो पहला तो एसिड रेजिस्टेंस, ये ड्रग नहीं, यहाँ ये काम लेंगे पेनिसिलिन जी की जगह, हम यहाँ ये ड्रग्स काम में लेंगे। ये सारी की सारी क्या होंगे, एसिड लेबाइल नहीं है, ठीक है। दूसरा था प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। अब शॉर्ट एक्टिंग थी, मैंने ये एग्जाम्पल वहाँ मैंने आपको दिया था फार्मेकोलॉजी में, जो ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन बताया था, वहाँ बोला था प्रोपेन एसिड हो गया, प्रोपेन एसिड बोला था हमने, प्रोपेन एसिड। अब ये क्या करेगा, मैंने आपको थोड़ा सा रिकेप दे देता हूँ मैं, कि ये हमारी क्या थी, ग्लोमेरुलस एपिसिटी है, इस प्रकार से जो हमने पढ़ा था, ठीक है। ये हमारी एपिसिटी। अब यहाँ पर मान लो कि ये ब्लड, मैं थोड़ा अलग बना, ये ब्लड सप्लाई यहाँ आई, इसमें ये क्या थी, पेनिसिलिन थी, ब्लड में पेनिसिलिन यहाँ पहुँच गई, ब्लड में यहाँ घूम रही है पहले, सॉरी इसमें फिल्ट्रेशन होके हमारी नेफ्रॉन के अंदर ये ड्रग घूम रही है। अब यहाँ एक दूसरी ड्रग मैं दूंगा, उसको मैं थोड़ा अलग कलर हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला। अब मैं ये जो ये ड्रग थी, ये मैंने दी प्रोपेन एसिड, ये प्रोपेन एसिड इसके साथ दी मैंने। तो प्रोपेन एसिड का क्या नेचर है कि ये पेनिसिलिन से पहले रिएब्जॉर्ब होने की कोशिश करता है। ये बोलता है कि पहले मैं जाऊँगा, पेनिसिलिन बोलेगी मैं जाऊँगी, तो इसकी जो पेनिसिलिन से पहले ये जो प्रोपेन एसिड ये ज़्यादा रिएब्जॉर्ब होगा। अब मान लो कि दोनों यहाँ बॉडी के अंदर हैं, इसमें नेफ्रॉन के अंदर दोनों का अमाउंट पड़ा है, ठीक है, फुल एकदम। अब यहाँ पर क्या आएंगे, रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो साइट मिल रही है वो तो निश्चित है, मतलब इतनी सी दूर के अंदर मान लो कि ये है, दोनों ड्रग्स यहाँ पड़ी है। अब यहाँ पर मान लो कि 100 पोर दे रखें कि रीअब्जॉर्ब होने के लिए, यहाँ पर क्या होंगी 100 मोलिक्यूल इस दोनों प्रोपेन एसिड के हैं और 100 इसके हैं। तो अब प्रोपेन एसिड का क्या होगा कि रीअब्जॉर्प्शन होने की एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इतने जितने टाइम में यहाँ से ट्रेवल कर रही है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, ये वाली ड्रग जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएगी प्रोपेन, और जो ये वाली है ये एसिड इसके अंदर रह जाएगी, ब्लड के अंदर से, सॉरी इसके अंदर आ जाएगी प्रोपेन। मैंने उल्टा बता दिया आपको थोड़ा सा, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इसके अंदर आई, फिर हमारी जो पूरा मैंने बनाया नहीं इसमें, ये जो ब्लड वेसल्स का कलर चेंज कर दिया, एक मिनट, ये ऐसे गई, ये ऐसे, ये हमारी ब्लड वेसल्स है। अब रीअब्जॉर्प्शन होगा, सिक्रेशन बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जो प्रोपेन है ना, ये प्रोपेन यहाँ पर क्या हो जाएगी, सीक्रेट आउट ज़्यादा होगी। अब मैंने यहाँ देखो आपको बताया कि यहाँ ये पहले तो क्या कंडीशन थी कि इसके अंदर पेनिसिलिन आ रही थी जब प्रोपेन नहीं था, मतलब प्रोपेन नहीं था, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, पेनिसिलिन का ज़्यादा यहाँ पर सीक्रेशन हो रहा था, ठीक है। अब मैंने यहाँ इसके साथ ड्रग के साथ प्रोपेन दे दी, तो अब पेनिसिलिन की जगह प्रोपेन यूरिन इसके अंदर चली जाएगी नेफ्रॉन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये पेनिसिलिन इसके अंदर जा रही थी वो ब्लड के अंदर ही रह जाएगी और बॉडी के अंदर फंक्शन कर देगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से था, ये आप समझ गए होंगे यहाँ तक।
तो आप बोल रहे हैं प्रोबेन कम्पीट करती है विथ पेनिसिलिन फॉर ट्रांसफर इन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, ठीक है। और ये कहते हैं इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन के जो एक्शन को बढ़ा देती है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले तो सिंपल कंडीशन के अंदर मैंने जो प्रोबेन के विदाउट प्रोबेन किया था, पेनिसिलिन ज़्यादा फिल्टर हो रहा था, सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा था। रीअब्जॉर्प्शन मैंने गलती से बोल दिया था, इस चीज़ को आप, वहाँ मैंने रीअब्जॉर्प्शन बोला ना अभी, रीअब्जॉर्प्शन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ट्यूबुलर सिक्रेशन के अंदर होगा। अभी सिक्रेशन यहाँ पर हो रहा है, ट्यूबुलर सिक्रेशन अब किसका होगा, प्रोबेन का ज़्यादा होगा और पेनिसिलिन ब्लड के अंदर ज़्यादा रहेगी, तो अपना फंक्शंस भी ज़्यादा करेगी, इसलिए इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी ना। तो ये इसको सब बाईपास कर देगी, मतलब ये इसको रिप्लेस कर देगी। पेनिसिलिन की जगह प्रोबेन अब यूरिन में चली जाएगी और पेनिसिलिन ब्लड में रह जाएगी, तो इससे इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई आई थिंक। यहाँ अगर समझ में नहीं आई तो एक बार दोबारा से देखना इस चीज़ को, और अगर और ज़्यादा इसको देखना तो मैंने यहाँ लास्ट लेक्चर जो यूनिट थी उसके अंदर जो एंडोक्राइन सॉरी फार्मेकोलॉजी के अंदर मैंने जो एक्सक्रीशन के अंदर जो पढ़ाया था ट्यूबुलर वाला, वो लेक्चर जाके देखना, आपको एक पूरी और डिटेल से समझ में आ जाएगी। मैंने आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में मतलब यूनिट में पढ़ाया था, ठीक है। अब डिपोर्ट फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर बेसिकली आईएम इंजेक्शन देंगे हम, यहाँ आईएम इंजेक्शन देंगे, वर्क अप टू, ये जो इंजेक्शन दे रहा है इसके, तो ये क्या करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा महीने तक वर्क करेगा अपना। ऐसा तो नहीं बार बार देंगे, लॉन्ग ऐसा देंगे ताकि लॉन्ग समय तक काम करे। अब इसके एग्जाम्पल है बेंजेथाइन पेनिसिलिन जी हो गई, होता है प्रोकेसिन जी हो गई, प्रोकेन पेनिसिलिन जी हो गई, ये क्या होगी, इट लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन, ये लंबे समय तक काम करेगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद रखने, ओनली गिवन आईएम देंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये मैंने 2 प्रॉब्लम सोल्व होगी, एक तो हमारी जो एसिड वाला था ये वाली फर्स्ट नॉट इफेक्टिव हो रहा था कि ओरल एसिड लिबाइल थी, ये वाली प्रॉब्लम सोल्व हो गई। दूसरी शॉर्ट एक्टिंग थी, उसको लॉन्ग ड्यूरेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। तीसरी थी स्पेक्ट्रम, वो नैरो थी, इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाने की, मेनली पेनिसिलिन एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या होती है, एक्टिव होती है। और दूसरा होता है नॉट एक्टिव अगेंस्ट मोस्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव, ये क्या होती है कि ग्राम नेगेटिव के विपरीत वो इसके अगेंस्ट नहीं होती है। तो ओके, एक्सटेंड वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को जो स्पेक्ट्रम को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एम्पिसिलिन हो गया, एमोक्सिलिन हो गया, कार्बेनिसिलिन हो गया और पिप्रासिन हो गया, ये ड्रग्स यहाँ देंगे। और ये ड्रग क्या करेगी, इसकी जो मेनली इसके ऊपर काम कर रही थी ग्राम पॉजिटिव के ऊपर, ये ब्रॉड लेवल पे करेगी, बड़े लेवल पे काम करेगी। तो ये ड्रग्स के एग्जांपल्स है कि स्पेक्ट्रम को बढ़ाने के लिए कौन सी जो ड्रग देंगे। आप मान लो कि अब ये चीज़ें आप क्लिनिक के अंदर ज़्यादा देखोगे, इनको रिलेट तो वहाँ कर पाओगे। मान लो कि कोई आप मेडिसिन दे रहे हो, पेनिसिलिन दे रहे हो, जो आप बोले डॉक्टर बोल के जाएगा एमोक्सिलिन दे दो। अब एमोक्सिलिन देने का कारण क्या, अब यहाँ आप खुद सोचोगे कि डॉक्टर एमोक्सिलिन दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि पेनिसिलिन की ड्यूरेशन को और स्पेक्ट्रम को वो बढ़ा रहा है कि बड़े लेवल पे मान लो कि अभी एमोक्सिलिन दे रहा है, हम बोलते भी एमोक्सिलिन 1500 mg आती है, हाई डोज आती है, इसलिए हाई डोज आती है सॉरी, ताकि उसके स्पेक्ट्रम को बढ़ा सके, मतलब बड़े लेवल पे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सके, इसलिए ये ड्रग्स दी जाती है। तो ये एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, आपको याद रखने। अब बार बार इनको पढ़ना और क्लिनिक ड्यूटी पर जाओ, मान लो कि ये मेडिसिन ये साल्ट दिया हुआ है, तब आपको रिकॉल करना ये साल्ट क्यों दिया है, ये साल्ट इसलिए दिया है स्पेक्ट्रम को बढ़ाने के लिए दिए। अब यहाँ ये मेडिसिन क्यों दिए, ये इसलिए दिए ताकि इसके ड्यूरेशन को बढ़ा सके, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, पेनिसिलिन और ये दोनों की दोनों मिक्स हैं, साल्ट मिक्स है, ठीक है ना। तो चीज़ें आपको यहाँ से रिलेट कर करके याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद होगी। और ये चीज़ें क्लिनिक के अंदर आप एमोक्सिलिन मेडिसिन का पता था, उस पर देखना कौन कौन से साल्ट हैं, क्यों देते हैं, इसलिए बोलते हैं ना एमोक्सिलिन मतलब हाई mg की आती है, इसीलिए बोला। एक होता है कार्बेनिसिलिन होगी, ये भी एंटीबायोटिक है, ठीक है। आगे सॉल्विंग प्रॉब्लम और रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस से मैंने चौथी प्रॉब्लम बताई थी आपको रिलेट करके, रेजिस्टेंस वाली, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ ताकि आपको रिलेट करके पढ़ सको, हर चीज़ को रिलेट करते रहना आपको। अब इसमें क्या होगा, बीटा लैक्टोम इनहिबिटर करेंगे। अब बीटा लैक्टोम इनहिबिटर की बात करता हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि एक बीटा लैक्टोम नाम का ये पाया जाता है, बीटा लैक्टोम पाया जाता है, ठीक है ना। मैंने भी बताया था रिंग ऊपर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बताया था, बीटा लैक्टोम रिंग और सेकेंडरी रिंग होती है। तो ब्रेक द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन एट बीटा लैक्टोम रिंग। अब बीटा लैक्टोम रिंग अगर मान लो कि इस बैक्टीरिया के अंदर डेवलप है, तो बीटा लैक्टोम इनहिबिटर इसमें होता है कल्विनिक एसिड और होता है साल्वेक्टम हो गया और टेजोबेक्टम हो गया, ये इनहिबिट करेंगे बेटा लैक्टेमेज को, जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेंगे और प्रिवेंट करेंगे। अब जो हमारे जो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर बीटा लैक्टोम रिंग पाई जा रही थी, ठीक है। अब इस रिंग बीटा लैक्टोम रिंग थी ना, अब यहाँ इसके अंदर क्या था, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम था। बीटा लैक्टेमेज एंजाइम था वो हमारी जो मेडिसिन दे रहे थे, तो मेडिसिन के अंदर जो मैंने अभी बताया बीटा लैक्टोम, इसके अंदर पेनिसिलिन थी। अब पेनिसिलिन के अंदर ये रिंग पाई जाएगी, आपको पता, मैंने अभी ऊपर बताया। अब हमारी ड्रग के अंदर तो बीटा लैक्टेमेज रिंग थी, बीटा लैक्टेम रिंग थी, लेकिन इसके अंदर पहले से बीटा लैक्टेमेज था। अब बीटा लैक्टेमेज था तो वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ड्रग वहाँ काम नहीं कर पाएगी। और ड्रग वहाँ काम नहीं कर रही है तो उस ड्रग के उसका रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम जो कल्वेनिक एसिड हो गया, और ये जो सोलवेक्टम हो गया, टोजोवेक्टम हो गया, ये मेडिसिन देंगे, ये क्या करेंगी, उसकी बीटा लैक्टेमेज को इसको क्या कर देंगी, इनहिबिट कर देंगी, इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगी, तो हमारी जो ड्रग दे रहे हैं वो वहाँ जाके वर्क कर देगी। अगर ये जब तक ये बैक्टीरिया के अंदर है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन के अंदर है तब तक वो ड्रग वहाँ कोई काम नहीं करेगी। जब इसको इनहिबिट कर दिया जाएगा और प्रिवेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं हो पाएगा। तो पहला तो तरीका ये है कि जो पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है उसको डिस्ट्रॉय करना या इनहिबिट करना, ठीक है। और दूसरा हमारा तरीका इसमें, सॉरी, हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन आर। अब यहाँ पर मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होगा, किस प्रकार से होगा, कल्विनिक एसिड और एमोक्सिलिन हम दोनों साथ देंगे। अब देखो ये कल्विनिक एसिड आ गया और ये तो यहीं ले लिया, और एमोक्सिलिन हो गया, यहाँ इसको बोलते हैं पिप्टाज बोलते हैं, आप गया ब्रांड नेम चलते हैं कि पिप्टाज लगा दो, इसको ये दे दो, इसको ये दे दो। ये है साल्ट, इसके अंदर मतलब उस ड्रग के अंदर बोलेगा, मान लो पिप्टाज, तो पिप्टाज में आएगा पिप्रेक्सिलिन वगैरह और टेजोबेक्टम, दोनों को मिक्स करके दिया जाएगा, उसको बोलते हैं पिप्टाज बोलते हैं। आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल रूटीन में बोलते हैं इसको पिप्टाज लगा दे। तो यहाँ से दोनों को मिक्स करके देंगे ताकि उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ जाए और उसका रेजिस्टेंस भी ना हो। तो इसमें कम्बिनेशन करके ड्रग देंगे, कल्विनिक एसिड देंगे और एमोक्सिलिन देंगे, यहाँ साल्वेक्टम देंगे और एम्फिसिलिन देंगे, और यहाँ पर पिप्रेक्सिलिन हो गया और टेजोबेक्टम हो गया। ये मेडिसिन यहाँ पर देंगे, यहाँ का कॉम्बिनेशन करके मिक्स करके देंगे ताकि ड्यूरेशन भी बढ़ती जाए। इनसे ड्यूरेशन बढ़ रही थी ना, और इनसे क्या हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो दोनों काम हो गए। दूसरा तरीका, पहला तो था बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को इनहिबिट करना, दूसरा था पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस एंजाइम, दूसरा था पेनिसिलिन रेजिस्टेंस एंजाइम होता है। तो रेजिस्टेंस इज ड्यू टू अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अब यहाँ पर आके मान लो कि वो ड्रग आ रही थी, वो यहाँ पर आके जुट रही थी, जहाँ बाइंडिंग प्रोटीन थी जो अब वहाँ पर जुट रही थी, इसके कारण क्या हो रहा था, इसमें रेजिस्टेंस आ रहा था। अब यहाँ इस रेजिस्टेंस आ रहा था तो बैक्टीरिया अपनी साइड को चेंज कर रहा था। अब इस साइड को मान लो पेनिसिलिन बाइंडिंग एक प्रोटीन को साइड को चेंज कर ली, इसके कारण रेजिस्टेंस आएगा। अब ये जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिन थी, समझ रहे हो ना, कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो क्या थी, साइड थी जहाँ पर हमारी मेडिसिन जाके बाइंड हो रही थी, वो अपनी इस बाइंडिंग साइड को चेंज कर देगा, तो इसके कारण रेजिस्टेंस आ रहा था। तो इसके अंदर हम जो मेडिसिन देंगे, क्लोजेक्सिलिन हो गया, ओक्जाक्सिलिन हो गया और मेथिसिलिन हो गया। मेथिसिलिन तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस या मोस्ट रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस इसी मेडिसिन के कारण आता है। अब मान लो कि मैंने ये मेडिसिन दी, इसमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा बैक्टीरिया के कारण या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन लगेंगी एक बार आपको, लेकिन आपको इसको रिलेट करके बुक से अगर और मटेरियल और ऐड करके पढ़ोगे ना तो बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें हाँ फेवरेबल में हमारे लोग को याद हो रही। ये हाई लेवल से, जीरो से हाई लेवल एडवांस लेवल तक जा रही। अब एक एग्जांपल देता हूँ, इफ मर्सा मैंने ऊपर पढ़ाया था, जो इसमें अल्टर्ड जो बाइंडिंग साइट थी, यहाँ पर भी तो बाइंडिंग साइट की बात हो रही है। मेथिलिसिन रेजिस्टेंस स्टेप वर्सा, देन अगर मान लो कि ये मर्सा वाली कंडीशन इसमें क्रिएट हो गई तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होगी वेंकोमाइसिन होगी। अब मैंने आपको बोला कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अपनी बाइंडिंग साइट चेंज कर दी। अब बाइंडिंग साइट चेंज कर दी तो इसमें मर्सा वाली जो मेथिलिसिन मैं दे रहा था, इसके कारण अब रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस इसके कारण आया तो मैं दूसरी दूंगा वर्सा वाली मतलब वेंकोमाइसिन। मैं थोड़ा स्क्रॉल करके आपको रिलेट करवाता हूँ, हर चीज़ मैंने लिखी है आपको आपके लिए, बस आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा बस। ये रही अल्टर ड्रग टारगेट की बात हो रही है यहाँ पर, मर्सा मतलब ये मेथिसिलिन हो गई, यहाँ वर्सा मतलब वेंकोमाइसिन काम करेगी। अगर इसका रेजिस्टेंस आ गया तो ये काम करेगी, फिर इसका आ गया तो ये काम करेगी। तो ये चीज़ें आप यहाँ देखना, यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया, हर चीज़ रिलेटिव है। ऊपर मैंने 2-4 बार पढ़ा चुका हूँ इस लेक्चर को आपको। तो हो गया मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ होता है। तो अगर मर्सा हो गया मेथिसिलिन, इसके कारण रेजिस्टेंस आ गया तो इसमें क्या गया, फिर हम देंगे वेंकोमाइसिन ताकि इसको रेजिस्टेंस को कम करें। और लास्ट कंडीशन होता है एलर्जी कंडीशन, अगर क्रिएट होगी तो उसमें स्किन टेस्टिंग बाय इंट्राडर्मल इंजेक्शन देंगे। अब इसमें अगर मान लो किसी को पेनिसिलिन जी के कारण क्या हो रहा हो, एलर्जी हो रही हो,
तो हम क्या करेंगे, हमारी जो फोम आर्म स्क्रीन है उसकी जो इंट्राडर्मल है वहाँ पर थोड़ी थोड़ी अमाउंट में 3-4 जगह हम क्या देंगे, पेनिसिलिन देंगे। अगर वहाँ कोई रिएक्शन हो रही है तो पेनिसिलिन हम नहीं देंगे, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन हो सकती है। अगर नहीं हो रही है तो ये हम वहाँ एलर्जी नहीं होगी उस पेनिसिलिन जी को दे देंगे। ठीक है, जितनी भी ड्रग्स नहीं है वो दे सकते हैं जी। अब इसके अंदर बात करता हूँ इंडिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन देने के लिए कौन कौन सी इंडिकेशन को आपको ध्यान रखना है कि किन किन में आप इसको दे सकते हो। पेनिसिलिन को कौन कौन सी जो कंडीशन है उनमें दे सकते हो। तो इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक से कोई चीज़ पढ़ोगे तो अच्छे से याद होगी, चीज़ को ध्यान रखना। इसका ट्रिक है लास्ट मेन, LASTMA, लास्ट मेन याद रखना। अब लास्ट मेन तो लिस्टेरिया या डिजीज, सारी डिजीज़ हैं। ठीक है, अब लिस्टेरिया अगर डिजीज़ हो रही है तो उसमें क्या करेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस हमारी होगी एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन हम देंगे। अगर मान लो किसी के अंदर एक्टिनोमाइकोसिस हो रहा है तो हम पेनिसिलिन देंगे, उसके अंदर अलग देंगे। अगर सिफिलिस हो रहा है, सिफिलिस हो गया, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस हो गया बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी, बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी आयन रूट से देंगे। ये याद रखना आपको, ये सारी की सारी डिजीज़ है। इन कंडीशन के अंदर कौन सी इंडिकेशन है, कौन सी पेनिसिलिन हम दे सकते हैं। टिटेनस के अंदर हम दे सकते हैं, मेनिंजाइकोकस में दे सकते हैं और एंथ्रेक्स में दे सकते हैं। अब मेनिंजाइकोकस के अंदर दो मैंने बताया, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट देंगे, एक होता है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देंगे। अब ये मैंने दो चीज़ें बताता हूँ कि एम्पेरिकल और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होते हैं। एम्पेरिकल ट्रीटमेंट वो होता है, अभी मान लो मेनिंजाइकोकस हो गया, मान लो मेनिंजाइकोकस की कंडीशन क्रिएट हो गई, तो उसमें क्या करेंगे, मान लो कोई पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में आया, इमरजेंसी कंडीशन में आया तो मैं ऐसा तो है नहीं कि उसका सबसे पहले वहाँ सैंपल लूँगा, फिर कल्चर कराऊंगा, लैब में भेजूँगा, देखूँगा कौन सा बैक्टीरिया या पैथोजन या वायरल, कौन सा वायरस या कौन सा ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है, किसकी ग्रोथ हो रही है, उसके बाद वो मेडिसिन दूंगा। ऐसा तो है नहीं ना, मैं आते पहले ना कुछ तो मेडिसिन उसको दूंगा कि ताकि रिलीफ मिल जाए उसको थोड़ा बहुत। तो उस टाइम पर जो ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं एम्पेरिकल ट्रीटमेंट, तो कल्चर रिपोर्ट आने से पहले, जैसे कि मान लो मैंने दे दी, अभी जो सेप्ट्रिक्सोन था, सेप्ट्रिक्सोन हमारी जो मोस्ट जो कॉमन एंटीबायोटिक होती है, सेप्ट्रिक्सोन में आपको आसानी से मिल जाती है। सेप्ट्रिक्सोन यूज इन प्रेगनेंसी, और इसको हम प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में सेफ रहती है। और ये इमरजेंसी कंडीशन में कोई पेशेंट आता है तो उस टाइम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं एम्पेरिकल ट्रीटमेंट। अब उसके बाद मान लो कि फिर भी उसको रिलीफ नहीं मिला और वो एंटीबायोटिक उस पर कोई असर नहीं कर रही है, इसका मतलब होता है कोई अदर बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है इसलिए वो असर नहीं करी, फिर मैं वहाँ कल्चर करवा के जो मेडिसिन दूंगा, पेनिसिलिन जी दी मान लो उसको, तो उस कंडीशन को बोलता हूँ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होगा। डेफिनेटिव मतलब डेफिनेटली अब क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा। तो इस प्रकार से दो प्रकार के इन दोनों वर्डों का ध्यान रखना आपको, ये क्या होती नहीं, तो ये चीज़ें होगी। अब बात करता हूँ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब किस चीज़ में मैं इसको नहीं दे सकता, कहाँ कहाँ इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। प्रेगनेंसी में भी कई बार पेनिसिलिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एलर्जी भी हो सकती है, मैंने अभी बताया एनाफाइलेक्सिस हो गया, एलर्जी कंडीशन भी हो सकती है, इसलिए भी इसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर मान लो किसी पेशेंट को एलर्जी हो तो उसमें नहीं देनी है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें नहीं देनी। ये तो चलो सेफ है, कई ड्रग्स होती हैं वो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं रहती है, इसलिए प्रेगनेंसी में अंदर सेफ्टी, उस ड्रग की सेफ्टी देख चेक करके देना है। अगर मान लो प्रीवियस ऑफ एलर्जी टू द पेनिसिलिन, अगर मान लो किसी पेशेंट को पहले पेनिसिलिन से एलर्जी हुई है तो उस पेशेंट को दोबारा पेनिसिलिन नहीं देनी है। एनी अदर मेडिकल जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो रहे हैं, तो लाइक जैसे कि लीवर फेलियर हो रहा है, रीनल फेलियर, उसमें क्या होना कि पेनिसिलिन नहीं देनी है। ये सारे के सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अब बात करता हूँ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर सारे के सारे पॉइंट हर मेडिसिन में आपको सेम ही रखने लगभग, और भी ऐड कर सकते हो। अब मैं कहता हूँ ऑलवेज फॉलो राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो मेडिकेशन दे रहे हैं उसके अंदर राइट, जो ड्रग दे रहे हैं उसके राइट्स को हमको क्या करना है, देते समय ध्यान में रखना है, फॉलो करना है कि जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन देने के जो राइट्स होते हैं उनको ध्यान में रखना है। असिस्ट द पेशेंट फॉर एनी एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। अब हमको असिस्ट भी करना है कि इसके अंदर कोई ये वाली कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है, उस कंडीशन में नहीं देना। तो मान लो यहाँ एलर्जी की बात की, मैंने एलर्जी बताई, या कोई हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन तब नहीं देना। असिस्ट द क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन, मान लो उसमें कोई क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस है, कोई जैसे रीनल फेलियर हो गया, लीवर फेलियर हो गया, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस है, और एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन ये नहीं देनी है। सॉरी, इसमें क्या है, असिस्ट क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन। मान लो कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है तो उस टाइम में जो ये पेनिसिलिन के कारण कॉम्प्लिकेशंस होता है उसको असिस्ट करना है। अब मान लो कि मैंने पेनिसिलिन देती है, यहाँ पर जो लीवर फेलियर है, रीनल ये हो रखा था तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे, तो उसको असिस्ट करना है, हमें क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस को असिस्ट करना है कि एंटीबायोटिक के देने के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहे।
फिर होता है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट प्रदान करना है टू बी गिव द पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि आप रिलीफ, आपको रिकवर हो जाएगा, पेन नहीं हो, जो भी आपका ट्रीटमेंट है वो आसानी से हो जाएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। साइकोलॉजिकल और इमोशनल दोनों सपोर्ट देने। तो ये सारा का सारा हमने पहले पेनिसिलिन के बारे में जो हमने पढ़ लिया, जो मेटाबॉलिज्म जो सेल वॉल इनहिबिटर की बात, जो सबसे पहले बीटा लैक्टम था, जो ड्रग्स थी, इसमें हमने सबसे पहले बीटा लैक्टम के अंदर पेनिसिलिन को हमने कवर किया। आई थिंक हाँ, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है, जो पूरा जो यूनिट है, इसमें ड्रग्स से पूरा का पूरा इसमें ड्रग्स दी गई है। यहाँ आपको बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ये चैप्टर आपको याद नहीं होगा, सीधी सी बात यही है। तो यहाँ आप बार बार यहाँ चीज़ों का रिवीजन करना, ताकि क्या होगा, चैप्टर अगर बार बार रिवीजन करोगे तो आपको 70% अभी समझ में आ गया, 70-80% ये तो मैं मान के चल रहा हूँ, 70-80% तो आ गया। 100% तो आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं बना कि 100% आ जाए। अगर आपको 70-80% भी आ गया ना, तो अब आप अगर आपको इसको तुरंत 2-3 घंटे बाद पढ़ोगे तो आपको इसको 90% तक रिकवर कर लोगे, कवर कर लोगे। और फिर उसका रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करोगे तो 100% भी हो जाएगा एक दिन। ऐसी कोई बात नहीं कि होता नहीं, लेकिन 90% प्लस हो जाएगा। तो हमको इतना ही चाहिए ताकि हमें हमारे कंसेप्ट क्लियर हो और एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही हो। यहीं तक तो हमें होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि अब मैं यहाँ रिसर्च के लिए बैठ जाऊँगा, तो ये तो कोई चीज़ नहीं, एक लिमिट होती है किसी चीज़ की, तो उस लिमिट तक तो पढ़ना हमारा काम है। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी आई तो आप कमेंट कर सकते हो प्लीज़। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ सकते हो, बेझिझक कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई आपको दे दूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।